चलो अब ये देखेंगे आंसर लिखना कैसे। कॉपी इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में कैसे आंसर लिखते हैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तुमने जो भी लिखा है, तुमने कोशिश की है, ये बहुत बड़ी बात है। अब शुरुआत से अगर अभी से तुम कोशिश कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में तुम्हारा बेटर हो जाएगा। तो एक तो कॉन्फिडेंस रखना है आंसर लिखते टाइम, मतलब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। 2 मिनट का टाइम मिलेगा, कितना? 2 मिनट्स, है ना। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने मिनट्स हैं? 2 मिनट्स। इन 2 मिनट्स में से 30 सेकेंड्स क्वेश्चन को पढ़ने और सोचने का काम करना है, और 1.5 मिनट आपको लिखना है। 90 सेकेंड्स में आपको अपना आंसर पूरा करना है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला से जुड़े कोई 4 ग्रंथों के नाम लिखिए। ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का। देखो हर क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। कुछ में मैंने फैक्ट पूछे हैं, कुछ में मैंने दिमाग लगाने लायक पूछा है। तो जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, मे बी वो मिस हो जाए, कि हो सकता है हमें नहीं आता है, तो वो हम छोड़ सकते हैं। नहीं आ रहा है तो उसमें हमें अटकना नहीं है कि वहां बैठ गए। हमें क्या करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है अगर नहीं याद आ रहा है तो। क्लियर है सबको, है ना। और जो क्वेश्चन जिसके अंदर दिमाग लगाने की कोई भी गुंजाइश है, वहां दिमाग लगा करके आंसर जरूर लिखना है। क्लियर। अब पहले क्वेश्चन का आंसर कि प्रारंभिक चित्रकला से जुड़े कोई 4 ग्रंथ, तो 8वीं सदी से हमारे यहाँ पर शुरू हुआ। तो जैसे आप क्या क्या लिखा? वेरी गुड, समरा इच्छ कहा। अब आप दोनों तरह से लिख सकते हो आंसर, या तो इस तरह से बीच में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, लाइन टू लाइन लिख लो। है ठीक है। फिर ओध नियुक्ति वृत्ति, या नियुक्त वृत्ति भी है कई जगह, ये सब लिखा होता है। फिर लाइन जरूर खींचो, ये आदत डालो। धर्मोपदेश माला, उद्योतन सूरी का कुवलय माला, एक है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 4-5 लिखवाए थे मैंने ना। इस तरह से आप अपने 4, बस ये हो गया आंसर इसका, और कुछ नहीं लिखना। आप यहाँ पूरा भरना शुरू कर दोगे तो वो आपकी क्या है, मूर्खता है। क्लियर है। ऐसे लिखना है आंसर, ऐसे क्वेश्चन का जिसमें फैक्ट बेस्ड है। सीधा ही लिखा, अपना काम हो गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है चित्रकला की नाथ द्वारा शैली। अब इसका आंसर आपको लिखना है। अब देखो क्या होगा कि अपने पास डेटा बहुत सारा है, नाथ द्वारा शैली में लिखने के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें, है ना। लेकिन हमको उनमें से गिनी चुनी 4 लाइनें लिखनी है, क्योंकि 2 नंबर का है ना। तो आप मान के चलो एक एक फैक्ट का आधा नंबर है आपका, तो आपको मिनिमम 4 फैक्ट लिखने ही लिखने। फिर भी आपके पास थोड़ी जगह बचे तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप क्या लिखेंगे इसमें, पुष्टि मार्गी वल्लभ वल्लभ संप्रदाय से संबंधित, या वल्लभ संप्रदाय की शैली। अब एक तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, एक एक लाइन में लिख लो, या फिर आप क्या करो, इस तरह से एक करके लिख दिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको डिफरेंस करना है ना एक पॉइंट से दूसरे में, इस तरह से डैश लगा के लिख सकते हो, जो मेरा एक तरीका है, जैसे मैंने आपको लिखा है भी कई बार, आप ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, उदयपुर व ब्रज क्यों शैली का समन्वय। क्लियर। फिर कोमा डैश लगा दो और चाहो तो, हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के पीछे लगाए जाने वाले पर्दे पर चित्रण। क्यों पर्दे पर। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक और फैक्ट को डाल सकते हो, पर्दे पर कृष्ण लीला का चित्रण। हाँ लिख सकते हैं ना। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसके लिए पिछवाई, पिछवाई कला।
क्यों? क्लियर है? फिर इसके बाद में कुछ विशेषताएं और भी अगर आप लिखना चाहो तो पहले आप इसके कलाकार लिख दो। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? जैसे नारायण, चतुर्भुज, रामचंद्र, कमला, इलायची। है ना? और अब एक फिर कोई इस जगह, अब जगह के हिसाब से लिखते थे गायों का प्रयोग, गायों का चित्रण। है क्लियर है? हो गया? इस तरह से लिखना है तो अपना जो कंटेंट भी पूरा आ गया और अपना काम भी पूरा हो गया, तो अपने को यहाँ से पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, चित्रकला की पेस्टल और टेम्परा पद्धति, फ्रेस्को बुनो। तो सबसे पहले इटली से भारत आगमन, या भारत लाई गई विधि। क्यों? क्लियर है? जयपुर के पास मौजमाबाद से संबंधित है। एग्जैक्टली इतनी ही लाइनें होती है हमारे पास वहां पर आंसर में। क्लियर? फिर नम, गीले प्लास्टर पर चित्रण। क्यों? फिर अन्य नाम, आला गीला, अरायशा। एक मिनट, चलो ठीक है। और पढ़ा, ये लिखा था ना? ठीक है, इसके नाम हो गए। फिर उसके बाद में बस हो गए, 4 फैक्ट हो गए क्या हमारे? 4 फैक्ट लिखने हैं अपने को। अब अगर आपको लगता है ये 4 फैक्ट 4 लाइन में आ सकते हैं तो आप 4 लाइनों में लिख लो। अगर आप को लगता है कि वो 4 लाइन से बाहर जा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से लिखो। तो अपन इन 4 को अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट, राजस्थानी लोक कला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अच्छा मिला रहे हो आप, चेक भी करते जाओ ना, साथ के साथ चेक भी करो फटाफट से। कर दिया? क्या चेक किया? नंबर भी दे दो, नंबर देने का रास्ता बता दिया ना मैंने तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थानी लोक कला की प्रमुख विशेषताएं। अब राजस्थानी लोक कलाओं के नाम याद कर लो, तुम्हें विशेषताएं भी याद आ जाएंगी। क्या क्या है राजस्थान की लोक कलाएं? फड़, पाना, मेहंदी, गोडलिया, ये है ना, यही पढ़ी है ना? अब ये सब क्या है, किससे संबंध है इनका? फड़ किससे जुड़ी हुई है? अरे धर्म से, धर्म से। अधिकांश कलाएं किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी? अधिकांश कलाओं का संबंध धर्म से है। क्यों? अधिकांश का संबंध किससे है? धर्म से है।
दूसरा, रुको, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग। होता है नहीं होता? अब इस प्रश्न को आप सोच करके लिख सकते हो, इस प्रश्न को आप सोच करके लिख सकते हो। फिर मुख्य रूप से काष्ठ, भित्ति, फर्श, कपड़े, कागज पर चित्रण। हाँ, सही है। और त्योहारों व मांगलिक अवसरों पर प्रयोग। अब बताओ इसमें ऐसा क्या स्पेशल था जो आपको याद नहीं था? आपको सब याद था, बस आपने अपने पढ़ाई करते समय कंसाइज होकर के याद नहीं किया चीजें। नंबर 2, चेक करना सीखो। हर काम तुम्हें आना चाहिए, चाहे वो चेक करने का हो, चाहे क्वेश्चन सेट करने का हो, चाहे फ्रेमिंग का हो। सब चीजें सीख जाओगे तो वो वाला एटीट्यूड आ जाएगा जो सिलेक्शन के लिए चाहिए। खुद जज करो कि कितने नंबर दिए जाने चाहिए। जब दूसरे के आंसर को जज करोगे ना तो खुद का भी पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट चले। फड़ का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? अब एक बात हो, इसके अंदर अगर आप मान लो ये लिखने लग जाओ कि देवनारायण जी से संबंधित फलाना ढीकड़ा, क्या वो उत्तर है क्या? इसमें आपको प्रॉपरली वो विधि लिखनी है जिस विधि से इसका निर्माण किया जाता है। तो क्या विधि है? मोटे सूती कपड़े, रेजा, हाँ, से निर्माण होता है। सबसे पहले तो क्यों? दोहरी परत पर, दोहरी परत लगाते हैं ना, दो, हाँ, दोहरी परत पर स्थानीय वस्तुओं जैसे कि गेरू, हिरमिच, सिंदूर, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, काजल, इस तरह की चीजों का प्रयोग होता है ना। तो जो भी लाल, पीला, काला, भूरा रंग लगाना है इस तरह से ना, काजल आदि का प्रयोग। क्यों? इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में, अब इसके बाद क्या करते हैं? तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे कि उसकी विशेषताएं बता सकते हैं अपन। जैसे कि पृष्ठभूमि लाल व हरा रंग, हाँ, शरीर भूरा रंग, और रेखाएं काला रंग, काले रंग से तैयार होती है। हाँ, ठीक है, हो गया, सिंपल, क्लियर है? हो गया आंसर, ऐसे लिखना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। और कितना टाइम लग रहा है बताओ मेरे को लिखने? सामने लिख रहा हूँ तुम्हारे, हाथ ऐसे ही चलना चाहिए बहुत फास्ट, तो पेन तो वैसे भी तेज चलता है, यहाँ तो फिर भी बोर्ड में टाइम लगता है। नेक्स्ट, गोडलिया लोक कला पर टिप्पणी कीजिए। क्या है गोडलिया? पशुओं पर क्या करना पड़ता है? ठीक है, तो गोडलिया में क्या क्या होता है? जो भी, इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें स्वतंत्र हो आप।
यहाँ पर आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है, बाध्यता नहीं है, इसमें आप उससे संबंधित सभी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि पशुओं पर कलात्मक दाग बनाने की प्रक्रिया। हाँ, तो गोदना जो है, गोदने को क्या बोलते हैं? अटेरना। हाँ, वह चिन्ह को क्या कहते हैं? गोडलिया कहते हैं। फिर जाति विशिष्ट के लिए, जाति या अंचल विशिष्ट के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग। हाँ, और अंत में किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बताओ। लोहे लोहे के सरिया, पीतल, हाँ, चिमटा, काजल, कोयला, हाँ, आदि का प्रयोग। हो गया। चलो नेक्स्ट कौन सा है? राजस्थान में स्थापत्य की विविधता एवं विकास के कारण लिखिए। क्या लिखा है इसमें आप लोगों ने, बताओ मुझे। विविधता एवं विकास के कारण। विविधता का मतलब क्या है, पहले बताओ मुझे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्थापत्य की, स्थापत्य की विविधता का मतलब क्या है, बताओ। फिर मैं बोल रहा हूं, स्थापत्य की विविधता सबसे पहले बड़े ब्रॉड लेवल पर देखो, मैंने आपको स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ाया है। अरे मैंने आपको स्थापत्य में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं? दुर्ग पढ़ाए, महल पढ़ाए, मंदिर पढ़ाए, कुएं पढ़ाए, बावड़ी पढ़ाई, छतरी पढ़ाई, दरगाह पढ़ाई, ये विविधता है। आप इसको कहां लेके जा रहे हो? आप दुर्ग के अंदर घुसे जा रहे हो, केवल अकेला दुर्ग स्थापत्य क्या? वो दुर्ग स्थापत्य की विविधता है। जो आप बोल रहे हो ना, जल दुर्ग पारित दुर्ग, ये अगर आपसे प्रश्न आया कि राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य की विविधता के कारण लिखिए, तो फिर वहां पर आप लिखोगे कि भाई क्षेत्रीय विविधता, राजस्थान में विभिन्न अंचल में पाई जाने वाली भौगोलिक विभिन्नता की वजह से अलग अलग प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। अब आप बोलूं मैं आपको कि मरुस्थल में जाकर के और जो है ना, आप पहाड़ पे दुर्ग बनाओ, कैसे बनाओगे? पहाड़ भी तो होना चाहिए ना, वहां वो विविधता है। मैं यहां बात कर रहा हूं केवल स्थापत्य की विविधता, ये अंतर करना बहुत जरूरी है। स्थापत्य की विविधता मतलब मंदिर, महल, इस अलग अलग तरह की चीजों का निर्माण क्यों हुआ। तो हम लिखना शुरू करेंगे। अब कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो हम एक एक का कारण दे देंगे, एक एक का कारण, जैसे कि जल की कमी की वजह से जल स्थापत्य का विकास। हाँ, हाँ, बाहरी आक्रमण व सुरक्षात्मक कारणों से दुर्गों का विकास। हाँ, और धर्म की प्रधानता ने मंदिरों के विकास में योगदान दिया। हाँ, या प्रभाव, प्रधानता या प्रभाव लिख सकते हैं ना। हाँ, और
राजकीय संरक्षण, कलात्मकता को बढ़ावा। मतलब ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है भाई आप वही लिखें, आपको वही आंसर लिखना है जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि हाँ ये सूटेबल है बेस्ट, उस तरह की चीज आप लिख सकते हैं। क्लियर है? राजस्थान में सल्तनत काल में दुर्ग स्थापत्य में परिवर्तन। बताओ सल्तनत काल में क्या हुआ? देखो सल्तनत काल से पहले जितने भी हमारे महल थे वो अपेक्षाकृत सरल थे आकृति में, और मिट्टी के और इनके ही बने हुए होते थे, इतने मजबूत नहीं थे, आकार कम छोटा था, छोटे मकानों का निर्माण किया जाता था और ज्यादा चौड़े लंबे नहीं थे। जैसे कि भाई भटनेर का दुर्ग बना, या जो है आमेर का दुर्ग बना, या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना, तो चित्तौड़गढ़ पहले ऐसा नहीं था जो आज स्वरूप में, वो बाद में जाकर के बना। तो क्या हुआ? पहला तो आक्रमणों मतलब आक्रांताओं आक्रांताओं की वजह से ऊंची दीवारों व बुर्जों का समावेश। हाँ, परकोटे इसीलिए तो बने। हाँ, फिर सेकंड क्या हुआ इसमें? सल्तनत काल में लंबे समय तक भोजनार्थ, अन्नागार व कृषि क्षेत्र का सम्मिलन। कृषि क्षेत्र, अन्नागार, कृषि क्षेत्र और टांके आदि का सम्मिलन। हाँ? फिर युद्धों की वजह से शस्त्रागार, सैनिक निवास व तोपखानों का निर्माण। हाँ, ये सब हुए नहीं हुए? और बताओ और क्या हुआ? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सामंती व्यवस्था में परिवारजनों के लिए महल निर्माण। हाँ, ये सब हुए ना? तो ये चार पांच चीजें इस समय में हुई। ठीक है, और एक और लिख सकते हैं कि पर्वत दुर्गों का ज्यादा निर्माण होना, ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर जो है ज्यादा किलों का निर्माण हुआ। उदाहरण देकर आप बता सकते हो, अचलगढ़, कुंभलगढ़ इस तरह से बनने शुरू हुए ना। ठीक है, अब वो तो बनेंगे ही। हाँ, यूनेस्को विरासत में सम्मिलित राजस्थान के दुर्ग लिख दिए सभी, सभी लिख दिए। नंबर भी दे दिए तुम, मैंने आंसर नहीं लिखवाया, तुमने नंबर भी दे दिए, नंबर थोड़ी दे दिए अभी। चलो, यूनेस्को विरासत में सम्मिलित राजस्थान के दुर्ग, तो 6 दुर्ग हैं। तो सबसे पहले तो कब सम्मिलित हुए? 2013 में नोमपेह में आयोजित यूनेस्को की बैठक में सम्मिलित। है ना? दुर्ग कौन कौन से हैं? वही आमेर, रणथंबोर,
गागरोन। नंबर से चलो, ऐसे नहीं याद रहेगा, ऐसे दिमाग में चलता रहना है किधर चल रहे हैं अपन। हाँ, कुंभलगढ़ के बाद जैसलमेर। हाँ, ये सभी दुर्ग सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध हैं। मैंने ऐसे जोड़ दी मेरी तरफ से। हाँ, ऐसे इसका मतलब नहीं है मन में ऐसे लिख दो। दो में से दो नंबर नहीं मिलते, वहां कटते हैं नंबर, कटते हैं नंबर, पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलते, वो वही मिलेंगे जहाँ फैक्ट बेस्ड हो। तो यहाँ पर पूछा है कि यूनेस्को विरासत में सम्मिलित राजस्थान की द्वितीय, और अगर आपने यही लिखा, ये वाली लाइन नहीं लिखी तो भी नंबर कट जाएंगे। कब सम्मिलित हुए ये भी तो लिखना है ना, अगर नहीं लिखा तो नंबर कटेगा। ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चूरू का किला। क्या क्या लिखा बताओ, किसने लिखा, किसने बनवाया था, कुशाल सिंह ने। और क्या तथ्य प्रसिद्ध है उसके बारे में, अभी याद आ गई तुम सबको ना, पहले याद नहीं थी। हाँ, पहले याद नहीं थे ना फैक्ट ये। अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुशाल सिंह का नाम ले रहा हूँ, ले रहा हूँ ना मैं कुशाल सिंह का नाम, तो सदी बता दो, 18वीं सदी। 19वें में कुशाल सिंह थे, किला पहले ही बन गया था। ठीक है, तो 18वीं सदी में निर्मित हाँ ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित से संबंधित। फिर वो घटना का उल्लेख कर दो कि 1857 में जब आ, हाँ जब हमला किया तो उस समय क्या किया उन्होंने, चांदी के वो लोगों ने अपनी जो है समस्त चांदी दान कर दी, जिनके गोले बना करके तो बरसाए गए, तो सेना फिर वापस लौट गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट, रणथंबोर किले में स्थित प्रमुख भवन, याद आ रहे हैं कुछ नाम, जैसे कि अब इस भवन में सभी आ जाएंगे। भवन के साथ मैंने महल सब कुछ लिखा है, मतलब स्थापत्य की जो भी संरचना है ना सारी इसमें सम्मिलित है। जैसे कि वेरी गुड, गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और हाँ रंग महल, और हम्मीर की कचहरी। हम्मीर महल भी है क्या, हम्मीर महल, और 32 खंभों की छतरी, न्यायिका, 32 खंभों की छतरी किसके लिए बनवाई थी, क्षेत्र सिंह के लिए, वेरी गुड है ना। और पद्मला तालाब, और नौलखा दरवाजा है कि भवन है, हाँ? और मंदिर मंदिर भी है कुछ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और बादल महल। अच्छा कितने, तुमने कितने कितने लिखे थे सही से बताओ, ये क्योंकि याद ही नहीं किया था ढंग से, याद ही नहीं किया होगा। तुमने लिखा है, अच्छा लिखा है इसमें, कितने नंबर दिए तुम्हें, ठीक है चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान में मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक का है, वेरी गुड। सबसे पहले तो क्या लिखना है अपने को, उसका समय कालखंड कौन सा है, 11 से
11वीं से 13वीं शताब्दी का काल क्या कहलाता है? मंदिर। 1 मिनट, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी वाली है? सोलंकी या मारू गुर्जर शैली? सोलंकी या मारू गुर्जर शैली? कौन कौन से मंदिर है? पता है कुछ? पढ़े थे? ओसिया का सचिया माता मंदिर, और हाँ, और ये वाला है क्या बोलते हैं, तो समिदेश्वर मंदिर भी इसी समय का है लगभग। नहीं है? नहीं, इसी समय का है। कहाँ पर है समिदेश्वर? अब इसमें क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है इसकी, वो लिख दो। हाँ, अलंकृत खंबे, हाँ, ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर निर्माण, ठीक है, ऊंचे चबूतरों पर इनका निर्माण, और सजावटी द्वार, गर्भगृह का निर्माण, इस तरह की चीजें अपन इसमें लिख सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 13वां गोट मांगलोद, लिखा किसी ने? क्या लिखा होगा? एक ही लाइन लिखी होगी आपने। और दाहिम क्षेत्र कहा जाता था इस क्षेत्र को, ठीक है। क्या कहलाता था? दाहिम क्षेत्र। तो पहले तो लिख दो कि दधिमती माता का मंदिर है, गोट मांगलोद दधिमती माता का प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है, इसे दाहिम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए, ऋषि दधीची की तपोस्थली है ना। और सुनो, और कुछ नहीं आता ना, एक लाइन जोड़ दो। प्रत्येक वर्ष यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। ये इसमें लिख दो क्योंकि कोई न देर सवेर किसी न किसी मंदिर में कभी न कभी तो मेला बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। ये कॉमन आप लिख सकते हो जो आपको नंबर दिलवा देगा। फिर आप और लिख सकते हो इसका निर्माण कब हुआ, तो कुछ बताते हैं 7वीं शताब्दी में, कुछ बताते हैं 9वीं शताब्दी में, मतलब प्रारंभिक मंदिरों में से एक। अब जिनमें भी आपको ये दिखे 7वीं 8वीं शताब्दी, उनमें एक लाइन और लगा दो, राजस्थानी मंदिर निर्माण के प्रारंभिक मंदिरों में से एक। और जो भी 11वीं 13वीं शताब्दी का दिखे तो बोलो कि राजस्थान मंदिर निर्माण शैली के उन्नत अवस्था के मंदिरों में से एक, समझ गए? इस तरह से ये कुछ ब्रेन की ऐसी चीजें हैं जो नंबर भी दिला जाएगी, गलत भी नहीं होगी, मतलब इन चीजों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपकी कही भी बात को। नेक्स्ट, हर्षद माता मंदिर आभानेरी, आभानेरी क्या लिखेंगे? वेरी गुड। कहां पर है? पूर्वी राजस्थान के, इस ऐसे देखो अब लाइनिंग कैसे लिखनी है, पूर्वी राजस्थान के दौसा में स्थित मंदिर। हाँ, किसने बनाया था? हाँ, प्रसिद्ध राजा चांद, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मिहिर भोज द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित
हाँ, फिर मंदिर के समीप ही, हाँ एक मिनट, मंदिर के समीप ही ऐतिहासिक बावड़ी भी है और वैष्णव धर्म को समर्पित मंदिर। चार चीजों में चार लाइनें कम से कम अपने को बनानी है उसमें, इस तरह से मैं, अब जिसमें चार लाइनें नहीं है ना उसको तो जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट बताओ, जैसलमेर का हवेली स्थापत्य। अब उनमें डिटेल, वो सालिम सिंह का है। पहली पटवों की हवेली है, फिर सालिम सिंह की है, और फिर नथमल की है। अब आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको डिटेल में लिखना है ना। तो पटवों की हवेली किसने, गुमानचंद बापना ने, गुमानचंद द्वारा निर्मित 5 मंजिला। हाँ, सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिला, जिसकी प्रथम 7 तो पत्थर की है प्लस 2, ठीक है। अब आप ऐसे मत लिखिए ना 7+2, में तो बता रहा हूँ आपको। नतमल की हवेली 2 भाइयों द्वारा निर्मित, बिना बिना शिल्प को दोहराए इसका निर्माण किया गया, ठीक है, हो गया। और अंत में क्या लिख सकते हैं कि इन सभी का निर्माण जो है सेठों के द्वारा किया गया है। वो तो उधर मिलता है ना, इसलिए। हो गया, ये है आंसर राइटिंग। अब जबरदस्ती डरने की कोई बात, पढ़ोगे तो याद रहेगा, तो लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं लिख जाओगे। 2 नंबर की आंसर राइटिंग में यही है। अब अगला जब आपका टेस्ट होगा वो 5 नंबर वाला होगा, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करके रहना। टॉपिक मैं बता दूंगा 2 दिन पहले, अगले 7 दिन में ही हो जाएगा कभी न कभी। अब टेस्ट का ही काम है, अब ज़्यादा पढ़ाई का नहीं है। पढ़ाई तो करानी थी जो करा दी, बहुत ज़्यादा 5 अगस्त से पढ़ ही रहे हो तुम, इतने दिन हो गए, 12 महीने 10 महीने हो गए। अब जो पूरा काम है ना वो लिखने ही लिखने का काम है। अब टोटल जोड़ो नंबरों के, ठीक है।